नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर राजीव। देश और दुनिया की अर्थव्यवस्था पर चर्चा में आज हमारा 7वां लेक्चर्स है। आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि अर्थव्यवस्था के सामने मूलभूत समस्याएं क्या हैं। बेसिक और सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। हम सभी को ज्ञात है कि साधनों की कमी या सीमितता एवं उनके वैकल्पिक प्रयोगों और आवश्यकताओं की असीमितता के कारण साधनों और साध्यों के बीच उपयुक्त तालमेल बैठाने की जो समस्या है वो प्रत्येक आर्थिक प्रणाली में मौजूद रहती है और उसे ही अर्थव्यवस्था की मूलभूत समस्याएं कहते हैं। ये मूलभूत समस्याओं की उत्पत्ति कैसे हुई? अर्थव्यवस्था की मूलभूत समस्याएं क्या हैं जिसके कारण आज भी इस देश के अंदर बड़े पैमाने पर गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी जैसी समस्याएं बढ़ती चली जा रही है। और आज़ादी के इतने दिनों बाद भी हमने इन मूलभूत समस्याओं के समाधान से निजात नहीं पाया। आप भारतीय अर्थव्यवस्था को समझने की बात छोड़ दीजिए, अर्थव्यवस्था की मूलभूत समस्याओं को समझें इससे पहले यह समझना आवश्यक है कि आपके परिवार की समस्या क्या है, हम जिस समाज में रहते हैं उसकी समस्या क्या है, जिस राज्य और देश के अंतर्गत हम जीवन यापन कर रहे हैं वहाँ की जो बड़ी समस्याएं हैं उन समस्याओं के जड़ में क्या कारण है जिसके कारण दिन प्रतिदिन समस्याएं उत्पन्न हो रही है। दिन प्रतिदिन हमारे सामने, समाज के सामने नई नई चुनौतियां आ रही है। उसके कारण को समझना ज़्यादा आवश्यक है। तब हम समझेंगे कि अर्थव्यवस्था की मूलभूत समस्याएं या अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं क्या है। व्हाट इज सेंट्रल और बेसिक प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। तो हम चलते हैं, एक उदाहरण लेते हैं और यह जानने का प्रयास करते हैं कि अर्थव्यवस्था की मूलभूत समस्याएं क्या हैं। पहले तो यह समझना होगा कि जिस समय इस देश में अंग्रेजों को भगाने के लिए भारत छोड़ो आंदोलन चलाया जा रहा था, वह वर्ष था 1942 का। उस समय इस देश की आबादी 38 करोड़ थी। जब भारत को आज़ादी मिली 1947 में, तब इस देश की आबादी 42 करोड़ थी। 2011 की जनगणना को यदि आधार माना जाए तो इस देश की आबादी 120 करोड़ है। 120 करोड़ में 42 करोड़ को आप घटा दें। 120 करोड़ माइनस 42 करोड़ इक्वल टू 78 करोड़। आज़ादी के बाद ये 78 करोड़ लोग इस देश के अंदर पैदा हुए। ये सब लोग कहाँ हैं? इसी भूभाग पर, भारत में, भारत के भूभाग पर रह रहे हैं। आप इसको एक दूसरे उदाहरण से समझिए कि ये समस्या पैदा कहाँ से हुई। आप अपने दादाजी के परिवार को स्मरण करिए। आपके पिताजी सहित 3 या 4 भाई रहे होंगे। जब संयुक्त परिवार का विखंडन हुआ तो सभी ने अपनी अपनी व्यवस्था अलग कर ली। सामाजिक स्तर पर, पारिवारिक स्तर पर सभी लोग
व्यक्तिगत जिम्मेवारी को संभालने लगे। और परिणाम क्या हुआ? दादाजी जिस भूमि के टुकड़े पर, जिस छोटे से भूभाग पर टमाटर, आलू, पोटैटो, टोमेटो का प्रोडक्शन करते थे, वह पार्ट ऑफ लैंड ऑलवेज क्लोज हो गया। स्वाभाविक है, समस्याएं पैदा होगी। जिस अनुपात में इस देश के अंदर जनसंख्या में वृद्धि हुई, जैसा कि मैंने कहा कि आज़ादी के बाद इस देश में 78 करोड़ लोग बढ़े। 78 करोड़ जनसंख्या बढ़ गई। जिस अनुपात में जनसंख्या में वृद्धि हुई, क्या उस अनुपात में संसाधनों में वृद्धि हुई? क्या नहीं हुई। संसाधन सीमित रह गया और जनसंख्या असीमितता की ओर बढ़ती ही चली जा रही है। स्वाभाविक है, समस्याएं पैदा होगी। तब हमने क्या किया? क्योंकि जीने के लिए कुछ करना होगा, जीविकोपार्जन के लिए देश और दुनिया के किसी भी काम को करने के लिए हम अपने आप को तैयार करते हैं, क्योंकि हमको जीना है। तो उत्पादन का जो कार्य है, उसी पार्ट ऑफ लैंड पर प्रोडक्शन के क्वांटिटी को बढ़ाना है। तो अर्थव्यवस्था के सामने मूलभूत समस्याएं क्या है? व्हाट टू प्रोड्यूस, उत्पादन क्या किया जाए, अथवा साधनों के आवंटन की समस्या। साधनों का आवंटन कैसे करें? हम क्या उत्पादन करें जिससे समाज के सभी वर्गों को या देश के सभी लोगों को जीविका का साधन उपलब्ध हो जाए। दूसरी समस्या क्या है? हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे उत्पादन करें जिससे जमीन के एक छोटे से भूभाग पर अधिक से अधिकतम उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। क्योंकि अब भूमि की पर्याप्तता तो है नहीं। आपके हिस्से में जो भूभाग आया, उसी भूभाग पर आपके सभी परिवार के जरूरतों को पूरा करने की जिम्मेवारी है। तो हम लोगों ने नई नई तकनीकी को अपनाना शुरू किया, क्रॉस प्रोडक्शन शुरू किया, इसलिए कि उसी पार्ट ऑफ लैंड से मैक्सिमम क्वांटिटी प्रोडक्ट हो सके। प्रोडक्शन की मात्रा को, उत्पादन की मात्रा को बढ़ाने के लिए हम लोगों ने नई नई तकनीकियों को अपनाना शुरू कर दिया, जिससे हमारी जरूरतों को पूरा किया जा सके। तीसरी समस्या क्या है? उत्पादन किसके लिए किया जाए, किसके लिए उत्पादन करना है? समाज का हर व्यक्ति हर काम को नहीं करता है। सभी का कार्य अलग अलग है। सभी वर्ग के लोग अलग अलग कार्य में लगे हुए हैं। लेकिन जो व्यक्ति, जो संस्था, जो फर्म जिस प्रकार के वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करता है, यदि उसका उत्पादन उसकी आवश्यकताओं के अनुपात में अधिक है, तो उन वस्तुओं और सेवाओं को समाज के दूसरे वर्गों के बीच उसका विनिमय करता है और उसके माध्यम से जो धनराशि प्राप्त होता है
उस धनराशि का उपयोग वह दूसरे आवश्यकताओं की पूर्ति में करता है। अर्थव्यवस्था की चौथी समस्या क्या है? संसाधनों का कुशलतम उपयोग कैसे करें। हमारे पास जो रिसोर्सेस हैं उसका कुशलतम उपयोग किस प्रकार किया जाए ताकि हम उत्पादन को अत्यधिक मात्रा में बढ़ा सकें। पांचवी समस्या क्या है? साधनों के पूर्ण उपयोग की समस्या। इस तरह की जिन समस्याओं की बात हम लोग कर रहे हैं वह समस्या न केवल अर्थव्यवस्था की मूलभूत समस्या है बल्कि हमारी और आपकी भी मूलभूत समस्या है। हमारे पास जो समय है, हमारे पास जो संसाधन है, क्या हम उसका पूरा उपयोग कर रहे हैं? हमारे पास जो एनर्जी है, हमारे पास जो बौद्धिक क्षमता है, या जो भी व्यक्ति, समाज का जो भी व्यक्ति जिस क्षेत्र में निपुणता प्राप्त किए हुए है, दक्षता को हासिल किए हुए है, क्या वह अपने कौशल का, अपनी निपुणता का पूरा उपयोग अपने लिए या समाज के लिए कर रहा है क्या? नहीं। इसलिए अर्थव्यवस्था के सामने जो समस्याएं हैं वह समस्याएं हमारी और आपकी भी है, क्योंकि यदि हम संसाधनों का कुशलतम उपयोग नहीं करेंगे, साधनों का पूर्ण उपयोग नहीं करेंगे, तो हमारी अधिकतम आवश्यकताएं अधूरी रह जाएगी। वैसे तो आवश्यकताएं पूरी होती नहीं, जीवन भले पूरा हो जाता है पर आवश्यकताएं बनी ही रह जाती है। लेकिन बावजूद इसके यदि हम अपने संसाधनों का, अपने समय का, अपने बौद्धिक क्षमता का, अपने कौशल का, अपनी दक्षता का, अपनी निपुणता का सही उपयोग करेंगे तो संभव है कि हमारी अधिकतम समस्याओं का समाधान हो जाए, हमारी अधिकतम आवश्यकताओं की पूर्ति संभव हो जाए, ऐसा माना जा सकता है। लेकिन यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो न केवल अर्थव्यवस्था के सामने बल्कि हमारे आपके सामने भी, इस समाज और राष्ट्र के सामने भी जो समस्याएं कल थी वह कल भी रहेगी। इसलिए हम सबों का दायित्व बनता है कि हम अपने संसाधनों का पूरा उपयोग कैसे करें। धन्यवाद।